हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 7 की साइंस के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या फैक्टर या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हमने देखा था कि न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। पहला तो था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लिखे हैं। तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रखा था कि क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद से जनरेट कर लेते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। और जो अपना खुद से फूड जनरेट ना कर पाए, वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। तो आज हमें यही पढ़ना है और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए, लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मीन न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या कहें एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करता है, वहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। वो कैटेगरी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की होती है, जहाँ पर कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे प्लांट से अपना फूड ले ले, तो वहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। देखिए आगे लिखा है ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, केवल इनमें ही ये ही सक्षम होते हैं कि अपना फूड खुद से बना पाएँ, और किसी भी प्लांट में खुद से फूड बनाने की काबिलियत नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से? पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। चलिए तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे आखिर ये होते क्या है। पहला लिखा है पैरासाइटिक प्लांट्स। देखिए, अ पैरासाइटिक प्लांट्स लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट। क्या? लिव्स ऑन और inside another living plants. It obtain nutrient from the other plants which is called the host. Mean जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे प्लांट्स में रहते हैं और उन्हीं से अपना अपना जो न्यूट्रिशन होते हैं वो लेते रहते हैं। और जिस प्लांट्स पर ये रहते हैं उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। जिस प्लांट पर ये पैरासाइटिक प्लांट्स रहते हैं उनको हम होस्ट प्लांट कहते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड एंड दस रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिएंट। मीन जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से दूसरे प्लांट पर वो रिलाई रहते हैं। चलिए देखिए, लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपके डेली बेस पे जो एग्जाम्पल होता है, लिखा है इसमें मिसलटो जो प्लांट है आपने देखा होगा अमरबेल। आप कहीं जाते होंगे, किसी पेड़ पर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उस पेड़ को चारों तरफ से कुछ बेलें जो होती हैं वो जकड़े रहती हैं, और आप देखेंगे तो उन बेलों का जो कनेक्शन होगा वो ग्राउंड से नहीं होगा। मीन वो ग्राउंड पे नहीं उगी हुई रहती हैं, वो उसी पेड़ पर उगी हुई रहती हैं। आखिर वो ग्राउंड से नहीं उगी हुई हैं तो उनको न्यूट्रिएंट, उनको वाटर, ये सब कहाँ से मिल रहा है? वो ये सब उसी प्लांट से रह रही हैं जहाँ पर ये उगी हुई हैं। जिस प्लांट पे ये चढ़ी हुई हैं या जिस प्लांट पे ये हैं उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेती हैं। तो ये भी आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं। चलिए, ऐसे ही आपका ये किस्कुटा होता है। किस्कुटा भी आपका एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता रहता है।
चलिए अब बात करते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स की। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज which grow and lives on dead and decaying organic matter of animal plants. Many bacteria and fungi have this mode of nutrition. Saprophytic are great economic importance because they convert complex organic substance of dead organism into minerals. चलिए, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स ये क्या करते हैं? ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये भी दूसरे पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, बट पैरासाइटिक प्लांट्स से ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो क्या करते थे? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते थे, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आप घर पे आप देखें कि घर पे कोई रोटी बच जाती है या ब्रेड बच जाती है तो नमी के कारण उसमें ग्रीन ग्रीन सा या रेड सा कुछ उगाता है, उसे कहते हैं हम फंगस। यानी कि जो फंगस होती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है फंगस, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और ये उस पर उगाते हैं और ऐसा मोड कहलाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो प्लांट्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर पर उगाते हैं और अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा इंसेक्टिवोरस। आपने कार्निवोरस का नाम सुना है? कार्निवोरस कौन होते हैं? कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं। ऐसे ही यहां पर आप ले सकते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं, मीन इंसेक्टिवोरस, है ना। तो एक प्रकार से इंसेक्टिवोरस को हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कह सकते हैं, राइट। तो इंसेक्टिवोरस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज हार्ड टू बिलीव बट देयर आर एक्चुअली प्लांट्स दैट ईट मीट. What even more incredible is that these carnivorous plants actually trap their prey, which are live animals, usually insects. Such plants are called insectivorous plants. देखिए अब होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं इन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पर ये किसी ऐसी जगह पर उगे होते हैं जहां पर इनको सॉइल से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ये क्या करेंगे, ये इस प्रकार से डेवलप हो गए हैं कि ये इंसेक्ट को अपना न्यूट्रिशन बना लेते हैं। कोई इंसेक्ट इनके पास आता है और ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उनसे अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो ले लेते हैं। आपको पता होगा, मैंने क्लास 6 में आपको बताया था कि पौधों को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तभी तो जो किसान लोग होते हैं वो अपना नाइट्रोजन, यूरिया जो होता है ना, वो अपने खेतों में डालते हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि उनके प्लांट अच्छे से ग्रो हो सकें। तो नाइट्रोजन की इनको नीड होती है और नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट ये अपने जो जहाँ पर उगे हुए होते हैं वहाँ सॉइल से नहीं कर पाते। इसी वजह से ये इंसेक्ट को अपना न्यूट्रिशन बना लेते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके ये दो प्लांट्स हैं, पिचर प्लांट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब बात कर लेते हैं पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट आपका इंसेक्ट को, ये जो ट्यूब्स सा आपको दिख रहे हैं, इनमें अगर इंसेक्ट जाते हैं तो इनमें कुछ हेयर्स से ग्रो होते हैं जो कि नीचे को डाउनवर्ड्स लगे रहते हैं। तो कोई इंसेक्ट अगर उनमें चला जाता है तो पहली बात तो वो हेयर्स जो होते हैं जो कि डाउनवर्ड होते हैं उसको ही बाहर नहीं आने देते, और ऊपर से आपको ये कुछ कैप्सी पत्ती जो दिख रही है, कैप्सी, वो इसको ढक लेती है, जिससे कि इंसेक्ट उसी में ट्रैप होकर रह जाते हैं और ये जो पिचर प्लांट होता है उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। ऐसे ही हम बात करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप की। वीनस फ्लाई ट्रैप पे आपको ये कुछ दिख रहा होगा ऐसा। अगर इसमें कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो ये जो कांटेदार, ये जो देख सकते हैं एक खोल टाइप का है, वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसी में रह जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन, ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वो अपना ले लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्लांट्स की, जो कि है आपका सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं
ये दो या दो से अधिक प्लांट्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए निर्भर होते हैं। कोई कुछ चीज़ बनाता है तो कोई कुछ। जैसे कि हम लोग एक परिवार हैं, जीने के लिए क्या करते हैं कि कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई पैसे कमाता है तो कोई घर पे भोजन पकाता है या कोई बाहर काम करता है। ऐसे एक रिलेशनशिप चलती है। ऐसे ही सिम्बायोटिक प्लांट्स में भी एक रिलेशनशिप चलती है कि एक काम कोई दूसरा करेगा तो दूसरा काम कोई दूसरा प्लांट करेगा। देखिए लिखा है, there are certain plants which live in association with other species and share their food। क्या है कि ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि दूसरी स्पीसीज के प्लांट्स के साथ एसोसिएट करके यानी कि मिलकर रहते हैं और अपना फूड शेयर करते हैं। दीज प्लांट आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स। बोथ प्लांट्स आर दस म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों ही प्लांट एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को दोनों ही कुछ ना कुछ लेते और देते हैं। ऐसा पैरासाइटिक प्लांट्स जो था वो अपने होस्ट से सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि एक प्लांट होस्ट है और दूसरा पैरासाइटिक है, तो वो होस्ट प्लांट भी जो होगा वो पैरासाइटिक प्लांट से कुछ ना कुछ ले रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा है, A good example of symbiotic relationship is lichen. Lichen is actually composed of two distinct organisms, algae and fungus. Lichen आप आगे जब क्लास में जाएंगे तो मे बी 6th चैप्टर आपका जो होगा उसमें आपको इसका यूज़ पढ़ने को मिलेगा कि लाइकेन आखिर होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। बट अभी हमें यहाँ पे नहीं जाना है, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि लाइकेन जो होता है वो 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ होता है, एल्गी एंड फंगस, जो कि एक दूसरे पर निर्भर होकर दोनों साथ साथ रह रहे होते हैं, वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। देखिए एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल। एंड मेक देयर ओन फूड। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल, और ये अपना खुद से फूड बना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करती है? प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। फंगस क्या करती है एल्गी को? शेल्टर, वाटर, मिनरल्स वगैरह जो ये सॉइल से लेते हैं वो आपके किसको दे देते हैं? एल्गी को दे देते हैं। और रिटर्न में एल्गी जो होती है, क्योंकि फंगस अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर पाती, इसके लिए वो क्लोरोफिल की हेल्प से जो एल्गी होती है वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है और ये फूड फंगस को दे देती है। यानी कि यहाँ पर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो आपको है वो देखने को मिलेगी, यानी कि एक दूसरे पर दोनों डिपेंडेंट है। उनसे वो फूड ले रहे हैं तो दूसरे से वो शेल्टर एंड वाटर ले रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हमेशा ही मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पेड़ पौधे लेते रहते हैं, तो वापस से वो न्यूट्रिएंट मिट्टी में कैसे आते हैं, या फिर वो मिट्टी में, जैसे कि हम एक टॉर्च का एग्जांपल लें। टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो फिर चार्ज भी करनी पड़ती है। ऐसे ही मिट्टी जो है, मिट्टी में कि न्यूट्रिएंट अगर पेड़ पौधे लेंगे तो वापस से उसमें न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से? चलिए वो भी जान लेते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट आर replenished in the soil. Fertile soil is one of the foundation of a healthy and productive garden. It provides structure, minerals, and a balance of living organisms and decaying organic matter to plants' root. In fact, soil is complex living system. It can be sick, healthy, or even dead, depending on condition. क्या कहा गया है कि एक जो सॉइल होती है पूरा का पूरा एक लिविंग सिस्टम होती है, जो कि आपका हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, और इवन डेड भी हो सकती है। उनकी कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। इन ऑर्डर टू बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट to our plants, the soil must be nutrient rich and filled with living organisms. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium,
phosphorus, etc. These nutrients need to be added from the time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plant. क्या है, अगर हमें अच्छे हेल्दी पौधे चाहिए एक सॉइल से, तो वहाँ पर उसमें जो फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये टाइम टू टाइम ऐड करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सॉइल है वो भी हेल्दी रहे और उनसे एक हेल्दी पौधे ग्रो हो सकें. वन ऑफ द plant's macronutrient nitrogen leaches easily from the soil and need to be constantly replenished. It also must be in a certain form in order for plant root to use it, although commercially added to the soil. Whichever increasing amount of fertilizer nitrogen can remain available throughout all growing season through crop rotation using compost and other soil management techniques. The bacterium called rhizobium, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स in the root of gram, peas, moong, beans and other ligaments and provides them with nitrogen. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They have a symbiotic relationship. This association is of a great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉइल में पौधों के ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है. हमारे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है और नाइट्रोजन ही पौधों को ग्रो होने में मदद करता है. वैसे तो नाइट्रोजन फसलों के द्वारा, जो फसल काटते हैं या जो पेड़ हैं वो उस जब डेड हो जाते हैं तो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो कई सारे मिनरल्स वगैरह और नाइट्रोजन वापस से उसी में जाके ऐड हो जाती है. बट कभी कभी जहाँ पर ग्रो नहीं हो पाती तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम. क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया. ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको मिट्टी में ईजिली घोल देता है. और ये कहाँ रहता है? ये ज़्यादातर चने, ज़्यादातर दालों और बीन्स की जड़ों में रहता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाता, तो ये उन जड़ों से अपना फूड लेता है और बदले में उन जड़ों को क्या देता है? नाइट्रोजन. यानी कि ये कैसी रिलेशनशिप हुई? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. कौन सी? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. चलिए, तो आज हमने जाना न्यूट्रिशन का दूसरा मोड, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में या आप सभी के पास मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप मुझे मैसेज कर ले, मैं आपको बता दिया करूँगा. और इससे रिलेटेड होमवर्क भी आपको बहुत ही जल्द आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा. सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे एजुकेटेड. थैंक यू.